कि किसी भी चुनाव में जीतने के लिए आपको जो सारे मैट्रिक्स होते हैं, सोशल कोलिशन, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। सिर्फ सोशल कोलिशन से काम नहीं चलेगा। टास्क एक इंपॉर्टेंट पहलू है, पर वो सोल डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है इलेक्शन आउटकम्स का। अगर मैं हूं तेजस्वी तो कैसे करूं? थोड़ा लाइटली बोलूं तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इज अ कॉस्टली एक्सरसाइज। ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या? मैं बिहार में पिछले 2 साल से हूं। मैं यहीं से काम करता हूं, पश्चिमी चंपारण जिले में हूं। मेरे पास आज तक ना भाजपा का कार्यकर्ता आया, ना आरजेडी का, कहीं का। मैं घूमता रहता हूं अपने आसपास गांव में। ना मैंने कोई ऐसी बैठकी देखी जहां पर लोग पॉलिटिकल होने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करते हो। देखिए, इंडिया में क्या हुआ है पिछले कुछ समय में कि सारी की सारी पार्टियां एक फैमिली कंट्रोल पार्टी बन गई हैं और कुछ पार्टियां सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की तरह काम करने लगी, जिसमें फैमिली नहीं है तो 2 या 3 नेता एकदम टॉप पे बैठे हैं और वो पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे हैं। 1990s के बाद से इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को एक ज्यादा स्वायत्त ऑटोनोमस संस्था के रूप में प्रस्तुत करना शुरू करा है। और ये भी आप कह सकते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस पोस्ट 2016 2017 थोड़े से कंस्ट्रेन हैं। जो ऑटोनॉमी उनके बीच में 1990s टू 2014 2015 थी, वो कंस्ट्रेंड है। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। बिहार विधानसभा के चुनावी रिजल्ट भारत के चुनावी राजनीति के बारे में किस तरह के संदेश दे रहे हैं? विपक्ष किन किन मोर्चों पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है? इनसे निकलने वाले जितने भी सवाल होते हैं, उन सवालों पर चलिए विस्तार से बात करते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल वर्मा से। तो राहुल जी, थोड़ा आप इसे बताइए कि जो जीत मिली है एनडीए को, वो बम्पर जीत, तकरीबन 200 से ज्यादा विधानसभा सीट उन्होंने जीत ली। महागठबंधन 35 पर सिमट गई और एवरेज वोट भी देखें तो प्रति सीट पर ज्यादा मिला है भाजपा को आरजेडी के मुकाबले। तो यह जो जीत है, इतनी बड़ी जीत है कि इसे जिस तरह से व्याख्या किया जा रहा है, केवल 10,000 पैसे दे दिए गई महिलाओं को, उससे जो व्याख्याएं निकल करके आ रही हैं, तो अगर आप बताएं इतनी बड़ी जीत का व्याख्या क्या होगा? मतलब इसको कैसे डिफाइन किया जाए, कारण क्या है इसके लिए? एक सेंटेंस में डिफाइन करना है तो इसे इस तरह से कहेंगे कि एनडीए ने जितने दांव चले सब कारगर हो गए और एमजीबी की जो भी चाल चली गई, उनकी तरफ से जो दांव चले गए सब फेल हो गए। अब इसको अगर देखिए, बिहार के इलेक्शन रिजल्ट्स को अगर समझना है तो पहले ये जानना जरूरी है कि एनडीए के पास कुछ स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। स्ट्रक्चरल एडवांटेज पहला सबसे बड़ा ये है कि जो एनडीए का कोलिशन है, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, एचएएम, आरएलएसपी, ये जो एनडीए का कोलिशन है, वो बिहार के एक बड़े सोशल कोलिशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो जो समाज से वो लगभग 55-60% वोटर्स के बीच या उस समाज को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो महागठबंधन है वो 35-40 एट मैक्स 42% सोशल कोलिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो शुरू में ही एनडीए के पास एक बड़ा वोटर बेस है जिसमें से वो वोट ड्रॉ कर रहा है और एमजीबी के पास वो वोटर बेस कम है। अच्छा, इसका कारण क्या है कि ये इलेक्शन का रिजल्ट सबको इसलिए सरप्राइजिंग लग रहा है क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हैं कि अरे 2020 में तो चुनाव बहुत कांटे का था, दोनों पार्टियों को 37% दोनों गठबंधनों को मिला था, तो अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? हम एक चीज भूल जा रहे हैं कि पिछली बार एलजेपी जो है वो एनडीए का हिस्सा नहीं थी और वो जेडीयू के सीट पे ही लड़ी थी। उसके पास 5% वोट थे। वही इस बार एलजेपी एनडीए में है। तो अगर आप 37 और 5 जोड़ दे तो 42% और 5% का एडवांटेज आप भूल जा रहे हैं। तो एक तो पहली चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि एनडीए में जो भी हर गठबंधन में थोड़ी खुटपुट होती है, उनके जो भी खुटपुट था वो चुनाव अनाउंसमेंट तक था या नीतीश को लेकर कुछ बात थी, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कोएलिशन एक कोहेसिव यूनिट की तरह लड़ा। उसने अपनी सीटें डिसाइड करी, इधर उधर एक दो सीटों पे जो भी रहा, बट ऐसा नहीं हुआ जैसा कि एमजीबी में हुआ कि 13 सीटों पे
कई 2-2 पार्टियों के कैंडिडेट उधर गए, जो बाद में 11 बची। तो ये नहीं हुआ। एमजीबी लास्ट तक अपना कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं कर पाई थी। ये तक तो एक तो कोहेसिव तो हुआ क्या कि एनडीए में जो कैंपेन रन हुआ एक बार जब चुनाव डिसाइड हो गया, तो वो कॉम्प्लीमेंटारिटी वाला कैंपेन रन हुआ। बीजेपी मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस कर रही है, जेडीयू नीतीश कुमार और स्टेट गवर्नमेंट फोकस कर रही है। जबकि एमजीबी के अंदर जो मुद्दे पहले थे, कांग्रेस एसआईआर पे चुनाव लड़ रही है और तेजस्वी अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन को इशू बना रहे हैं, तो उनका कैंपेन भी पूरी तरह से तारतम्यता नहीं थी उसमें, चाहे वो सीट के बंटवारे को लेकर हो, चाहे नेता कौन होगा महागठबंधन का, और आखिरी तक कैंडिडेट सिलेक्शन में भी दिक्कत चलती रही। तो ये दूसरा एडवांटेज जो एनडीए को मिला। और तीसरा, क्योंकि एनडीए सेंटर में भी सरकार में है, स्टेट में भी सरकार में है, तो उसके पास एक एज एन इनकम्बेंट ज्यादा रिसोर्सेज हैं इलेक्शन को शेप अप कर पाने की, राइट। तो उसमें ही आप ये देखेंगे कि उन्होंने कई स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया। ये 10,000 रुपए जो महिलाओं वाला स्कीम है, पर क्या उसने चुनाव पे असर डाला होगा? डेफिनेटली असर डाला होगा। पर क्या उस एक चीज की वजह से ही इतनी बड़ी जीत मिली? मैं ऐसा नहीं मानूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको जो 2 स्ट्रक्चरल एडवांटेज गिनाए। अच्छा, एक और चीज है जो कि एक डिसएडवांटेज है एमजीबी के पास। वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि 1990 और 2005 के बीच में जो लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी, वो तेजस्वी के गले में एक जो होता है ना फंदे की तरह, हर बार चुनाव के समय आ जाता है वो जंगल राज की मेमोरी। अब तेजस्वी को कई मोर्चों पे फिर लड़ाई करनी पड़ती है, और ये हटा पाना में लाइक वो बात बहुत आसान नहीं होता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो आरजेडी है, वो बिहार में 20 साल से सत्ता में नहीं है। 2009 के बाद से उसे सेंटर में भी कोई भागीदारिता नहीं मिली है। तो अगर कोई पार्टी इतने सालों से सत्ता से बाहर है, तो उसके पास हमेशा रिसोर्सेज की कमी होगी। रिसोर्सेज कम होने की वजह से अलग-अलग कॉन्ट्रडिक्शंस डेवलप हो जाएंगे। उनके पास जो 10,000 का स्कीम था या जो भी अनाउंसमेंट थी, उसका कोई काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं था। उल्टा तेजस्वी ने जब ऐसे बोला कि मैं 2.5 करोड़ नौकरियां दे दूंगा सरकार में आने के बाद, तो वो अपने आप में एक लाफिंग स्टॉक बन गया, क्योंकि उन्होंने कोई पूरी तैयारी नहीं करी थी कि ये कहने की कि मैं 2.5 करोड़ कैसे दूंगा, ये करूंगा। और यहीं पे जो आप देखेंगे ना, जो लीडरशिप एडवांटेज है, आप चाहे जैसे भी मोदी या नीतीश कुमार को देखें, वो एक तरफ आपके पास मोदी और नीतीश कुमार हैं, जो कि स्टेट लेवल पे कई चुनाव जीत चुके हैं, नेशनल लेवल पे कई चुनाव जीत चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक प्रधानमंत्री रह चुका है, यूनियन मिनिस्टर्स रह चुके हैं। तो उनका जो पॉलिटिकल और गवर्नेंस में रिकॉर्ड है, अच्छा बुरा जो भी एक रिकॉर्ड है, वो आपके सामने जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खड़े हैं, तो उनके पास उस तरह का पॉलिटिकल और गवर्नेंस रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सारे छोटे-छोटे जो मैट्रिक्स है ना, सोशल कोएलिशन, अलायंस कैसे काम करा, लीडरशिप में किसको एडवांटेज है, किसने ज्यादा स्कीम्स अनाउंस करी, ये सारी चीजों में आप देखेंगे कि हर एक में एनडीए का पलड़ा 20 ही है, 19 कहीं नहीं है। और ये जब सब एक साथ हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा फासला हो जाता है। एक और चीज बताइए जिससे आपने शुरुआत की। मान लीजिए कि एक सोशल कॉलिशन बहुत बड़ा होता महागठबंधन के पास, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और भी जो उन्होंने मुकेश सहनी को जोड़ा, और भी मुस्लिम तो उनके साथ है ही, और भी जोड़ लेते, तो क्या उनकी जो लीडरशिप है वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की लीडरशिप से आगे निकल पाती? ये आपको दिखता है? नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब अलग-अलग फैक्टर्स हैं। सोशल कोएलिशन सिर्फ खड़ा कर लेने से आप चुनाव, कोई भी एक फैक्टर आपको चुनाव में जीत नहीं दिला सकता और इतनी बड़ी जीत नहीं दिला सकता है। अगर तो आज एनडीए की यहाँ इतनी बड़ी एक और चीज जीत, स्पष्ट करके जाइएगा, मतलब यहीं पे क्या वजह है, मतलब इसकी वजह क्या है? मतलब कि ये कहा जा रहा है कि भाई बिहार में जो पॉलिटिक्स काम करती है, कास्ट पे काम करती है, और उसके बाद भी हम सोशल ग्रुप बहुत बड़ा बना लें, रिप्रेजेंटेशन सबको दे दें, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे पास नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार नहीं है, तो हमें मतलब यह एहसास हो रहा है कि हम हार जाएंगे।
इसके पीछे वजह क्या है? क्या रिप्रेजेंटेटिव जो पॉलिटिक्स है वो फ्लॉप है, केवल किताबों में है, जमीन पर लागू नहीं हो पाती है? क्या और भी इसके मतलब कुछ और भी कारण है? अजय, पहली बात ये कि किसी भी चुनाव में जीतने के लिए आपको जो सारे मैट्रिक्स होते हैं, सोशल कोएलिशन, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। सिर्फ सोशल कोएलिशन से काम नहीं चलेगा, पहली बात ये। दूसरा, ये मतलब मैं इस पे कुछ खास टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोग दुखी हो जाते हैं। कहीं भी हम क्यों दुखी राजनीति होंगे? नहीं, हम लोग दुखी क्योंकि लेकिन हाँ, इट्स इजी एनालिसिस ना कि सिर्फ कास्ट पे राजनीति होती है। बिल्कुल। भाई देखिए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाए, ये बिहार कोई अजूबा नहीं है। दुनिया के बिल्कुल। किसी भी जगह चले जाए, हर जगह जो सोशल फॉल्ट लाइंस होते हैं वो पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स में भी अफ्रीकन अमेरिकन और वाइट की पॉलिटिक्स अलग है। तो बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, ये कोई बहुत अलग चीज नहीं हो रही है। और सिर्फ अगर कास्ट के बदौलत ही कोई पार्टी चुनाव जीत रही होती तो फिर अभी आप फिर 10,000 रुपए और विमेन वोटर्स की क्यों बात कर रहे थे, है ना? हम्म। मतलब कास्ट एक इंपॉर्टेंट पहलू है, पर वो सोल डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है इलेक्शन आउटकम्स का। और इसीलिए बिल्कुल। कुछ लाइक जो लीडर्स होते हैं वो अपने पार्टी के नए नए सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को तैयार करते रहते हैं, और वो सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं होती है। कहीं पे वो जो जो नीतीश कुमार ने बिहार में अपने लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार की है, वो सिर्फ कास्ट नहीं है ना। जो वुमेन वोटर्स है वो कटिंग अक्रॉस द कास्ट है। आप इस समय बिल्कुल। डेटा उठा के देखेंगे, हर सेगमेंट में उन्हें विमेन वोटर्स में एडवांटेज है, कहीं वो एडवांटेज ज्यादा है, कहीं वो एडवांटेज कम है। तो इसीलिए सिर्फ सोशल कोएलिशन ये, और यहीं पे ऑपोजिशन पार्टियां मेरे ख्याल से मात खा रही हैं कई जगह पे कि वो ये सोशल अरिथमेटिक को ही सिर्फ फोकस कर रही हैं कि हमने हम्म। मुकेश सहनी को ला लिया, हमने आईआईपी को ला लिया, और हम कोई एक लीडर इतना बड़ा लीडर नहीं होता है कि वो पूरे के पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक बात। ठीक है। हम्म। तो हम्म। सो इट वुड बी, ये मिस्टेक होगा कि अगर आप नीतीश कुमार को एक सिर्फ कुर्मी नेता मानते हैं या मोदी को सिर्फ आप ओबीसी नेता मानते हैं ना। लाइक उनकी जो इमेजरी है, लीडरशिप की जो इमेजरी है, वो कटिंग अक्रॉस द कास्ट लाइन है। बिल्कुल। अब ये मतलब आपकी बात से अब निकलकर एक सवाल और भी आता है कि जिस तरह के ढांचे में महागठबंधन थी शुरू से, वह बहुत पीछे खड़ी थी शुरू से ही। जिस तरह के उत्तर आपसे मिले, क्योंकि उनका विचार भी वैसा था, सोशल पॉलिशन कर लेना है, उनका लीडरशिप भी बहुत पीछे था। अब आप ये बताइए कि ये जो ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स है, तो इसे 5 साल करना क्या चाहिए कि वह आगे रहे? क्या करे वो? अच्छा, तो ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। ये इतना आसान उत्तर होता और मैं बैठे बैठे दे देता तो फिर बहुत अच्छी बात होती। देखिए, मैं पहली बात ये कह रहा हूं कि बहुत पीछे नहीं मैं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि एनडीए को एडवांटेज थी, ठीक है, पर एनडीए के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं भाई। वो 20 साल से सरकार में बैठी हुई है। ऐसा कुछ मतलब अजूबा नहीं हुआ है 2020 और 2025 के बीच में कि उसे प्रो इनकम्बेंसी का वेग मिले। ऑपोजिशन के पास ढेर सारे इश्यूज थे, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, मिस गवर्नेंस, ये सब उनके पास। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे होता ना कि क्रिकेट मैच जब शुरू होता है तो हम किसी टीम के प्लेयर्स देखते हैं और कहते हैं कि ये टीम थोड़ी भारी दिख रही है, हम्म। पर मैच तो पहली बॉल से शुरू होता है ना भाई, बिल्कुल। राइट? और मैच से पहले आप कितनी तैयारी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप इस मैच में कैसे खेलेंगे। तो मैं खाली इतना कहूंगा कि पेपर पे एनडीए हैड एन एडवांटेज टू बिगिन विद। हम्म। अब ये ऐसा एडवांटेज नहीं था कि हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को नीदरलैंड की टीम से खिला रहे थे, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम खेल रही थी। अब हम्म। रिजल्ट ऐसा आया है कि आपको लग रहा है कि भाई मतलब एक टीम ने तो सिर्फ 20 ओवर में, हर ओवर में 3-3 छक्के ही मारे हैं। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो ऑपोजिशन है नहीं नहीं, उसने मैं इसलिए उसने मैं इसलिए इस प्रश्न को पूछ रहा हूं
क्योंकि अगर हम इस चीज को देखें तो लगातार ये चलता है कि एनडीए की गवर्नमेंट या मोदी सरकार इकोनॉमिक फलक पर बहुत कमजोर है। बेरोजगारी का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, अब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक मीडिया विपक्ष की भी बनी हुई है जिससे बहुत सारी आवाज निकलती है, ये बातचीत सब कुछ जाती है। जब हम जमीन पर जाते हैं पत्रकार के तौर पर, रिपोर्टर के तौर पे, बहुत लंबी बातचीत करते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि नौकरी नहीं है, गरीबी है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, कमाई नहीं हो पा रही है, लेकिन अंततः वह जाकर ये कहते हैं कि हम इनको वोट नहीं देंगे, इनको वोट देंगे। वो सारी परेशानियां कहते हैं और ये भी कहते हैं कि जिनको हम वोट दे रहे हैं वो हमारी परेशानी को ठीक नहीं करने वाले हैं, उनसे होगा नहीं, लेकिन हम इनको वोट देंगे। ज्यादातर लोग ऐसी बात करते हैं, इनको का मतलब कि वो एनडीए को वोट देंगे। ठीक है, तो आपने ये भी पूछा होगा कि आप इनको क्यों नहीं देंगे? हाँ, ऐसा भी तो, हाँ, क्या बताया उन्होंने? यही मैंने कहा कि जब आपके जीवन में गरीबी, बदहाली सब कुछ है, तो आप इनको वोट क्यों नहीं दे रहे? तो नहीं, ज्यादातर जो आप जवाब आते सवाल हैं वो वही आते हैं। आप सवाल उल्टा पूछते हैं ना। आप पूछ रहे हैं कि आपकी गरीबी और बदहाली है, आप उनको वोट दीजिए। आप ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गरीबी बदहाली के बाद भी जिस पार्टी की सरकार है उसे ही क्यों वोट दे रहा है, हाँ, ठीक और वो बात। उसे क्यों लगता है कि जो दूसरा पक्ष है उसको वोट नहीं मिलना चाहिए। क्या ये इस कारण है कि फला व्यक्ति फला जाति से आता है और फला व्यक्ति फला वो है, या उसके पास कुछ मेमोरी है कि जब इनके पास मौका था तब इन्होंने जो किया वो इससे भी बदतर था, या उसको लगता है कि भैया ठीक है अभी हालात बहुत अच्छे नहीं है, पर अगर दूसरे को देंगे तो और भी खराब हो जाएंगे। ये हाँ, ईच ऑफ दीज इज अ ये डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं लोगों के वोट करने की। तो बिल्कुल। जो जो लीडरशिप, इसलिए लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट होता है? लीडरशिप क्रेडिबिलिटी होता है भाई। देखिए, हम इंडिया, चाहे आप जैसा माने कि विश्व गुरु बन रहा है या नहीं बन रहा है, वी आर अ पुअर कंट्री, ठीक है। और बिहार तो इंडिया का सबसे गरीब हिस्सों में आता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 1970 में चुनाव कवर करने गए होते या 1990 में गए होते या 2010 में गए होते तो वहां का बिल्कुल। बोलता ओहो हम राम राज्य में रह रहे हैं सब। हमारे देश में चुनाव के दौरान जब आप घूमने जाएंगे तो 3 ही 4 मुद्दे आपको सुनाई देंगे। नौकरी नहीं है, हमें विकास चाहिए, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये 4-5, और यह हमारा यहाँ का जो लोकल लीडर है वो बहुत ही नालायक है। यही 4-5 मुद्दे आपको हर चुनाव में सुनाई पड़ते हैं। तो ऐसा कोई 2020 या 25 का चुनाव बहुत अलग नहीं था, ठीक है। एकदम। तो ये मुद्दे, लाइक इसके अलावा तो छोटी छोटी लोकल बातें हाँ, होती हैं या राइट। तो ब्रॉडली इकोनॉमिक इश्यूज पे लोग बात करते हैं क्योंकि आप फोर्स करते हो लोगों को अपने कॉन्वर्सेशन में कि ये इकोनॉमिक डायमेंशन पे क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। और इकोनॉमिक डायमेंशन ही सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन नहीं है वोटिंग का ना। देयर आर अदर डायमेंशंस। लोग अपने कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज के बारे में सोचते हैं। लोग इस बारे में सोचते हैं कि मुझे कोई नेता क्यों पसंद है। भाई मतलब लाइक नेताओं के फैन, जैसे एक्टर्स के फैन क्लब आप सुनते बिल्कुल। हैं ना, तो लोगों को कोई नेता बस पसंद होता है, उसका भाषण पसंद होता है, उसकी स्टाइल पसंद होती है। बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं जो वोटर के दिमाग में चल रही होती हैं जब वो अपने फाइनल डिसीजन को लेता है। और वो बस एक मतलब बहुत बड़ी गणित नहीं होती, वो आखिरी में इसी तरह का अच्छा सब कुछ देखते हुए, क्योंकि एक्ट ऑफ वोट एक है तो किधर जाएगा, वो फैसला वैसे ही होता है। बिल्कुल। अब एक बात बताइए, अब जो जो नेता, जो चेहरा मतलब शीर्ष पर है, जिस चेहरे के साथ हम लोग चुनाव लड़ने विपक्ष जा रहा है, अगर वो चेहरा परिवारवाद का सदस्य है, तो क्या उस चेहरे की क्रेडिबिलिटी आज के माहौल में बन पाएगी 5 साल लगातार मेहनत करने के बाद भी? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल्स देखें तो कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो पॉलिटिकल फैमिलीज या परिवार से आते हैं और उसके बाद भी चुनाव जीत रहे हैं। आपके बिहार के बगल में झारखंड है, वहां पे हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में आए। स्टालिन तमिलनाडु में
सत्ता में है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव जीत के आए हैं। तो आप ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे तो बहुत ढेर सारे लोग हैं, इवन स्टेट लेवल पे भी ऐसे ढेर सारे पॉलिटिकल फैमिलीज के नुमाइंदे हैं जो अपनी पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि तेजस्वी के ऊपर जो ये ठप्पा है, उसके साथ जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। और ये चैलेंज को हमें मतलब इसको लाइक समझने की जरूरत है। मैं इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं, ठीक है। स्टालिन को ये कोई नहीं कह सकता कि जब करुणानिधि थे सरकार में तो पूरी तमिलनाडु चरमरा गया था, मतलब उनको वो बोझ नहीं झेलना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा, तमिलनाडु के जब वो सीएम बनते हैं उससे पहले वो चेन्नई के मेयर रह चुके हैं कई साल, 60 साल की उम्र में वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उनके पास दोनों जो एक एज का एक्सपीरियंस होता है और एक जो पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का एक्सपीरियंस होता है वो भी है। तेजस्वी जी 25 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बन गए थे, ये चुनाव वो 36 साल की उम्र में लड़ रहे हैं। तो 10 साल का उनके पास सिर्फ पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है, और गवर्नेंस का जो एक्सपीरियंस है वो 1-1 साल का है, जब वो नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री थे। तो उनके पास वो पॉलिटिकल जिसे एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी कहते हैं ना, वो नहीं है। बाकी आप सबको देखें, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या फिर आप स्टालिन हो या आपके हेमंत सोरेन हो, सबके पास तेजस्वी से बेहतर पॉलिटिकल और गवर्नेंस एक्सपीरियंस है। और ये बताइए कि मतलब कि लालू यादव की जो लेगेसी है वो बहुत बड़ी है, और तेजस्वी अपनी भाषणों में लगातार भाषणों में ये कहते फिर रहे थे कि मैं तो लालू यादव का बेटा हूं, इस तरह से। और वो ताली बजती थी उन्हीं के ग्रुप के बीच में, और उससे एक यह भी निर्माण होता है कि जो यादव वोटर है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ रहेगा, वो केवल लालू यादव की लेगेसी की वजह से। तो इतने बड़े वोटर को कैप्चर वो कर ले रहे हैं लालू यादव की लेगेसी की वजह से, और उसी लेगेसी की वजह से और कास्ट उनसे छिटकते हुए चले जा रहे हैं। ठीक, अब इसको वो किस तरीके से सारे कास्ट को साधें, क्या तरीका क्या होगा, मतलब कैसे, अगर मैं हूं तेजस्वी तो कैसे करूं? अजय, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है और इसे 1-2 मिनट में यहाँ उत्तर नहीं दिया जा सकता है। और अगर मैं इसको क्या कहते हैं, थोड़ा लाइटली बोलूं तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इज अ कॉस्टली एक्सरसाइज। ऐसे मैं मतलब मैं बाकी स्ट्रेटजिस्ट की तरह नहीं हूं कि ऐसे इंटरव्यू में स्ट्रेटजी ऐसे बोली जाती रहेगी। मतलब अब कहने को तो हाँ ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे काम करिए, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी लाइए, ये सब बस यही मैं इसी पॉइंट को आपसे पूछ रहा था, ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या? मैं बिहार में पिछले 2 साल से हूं, मैं यहीं से काम करता हूं, पश्चिमी चंपारण जिले में हूं। मेरे पास आज तक ना भाजपा का कार्यकर्ता आया, ना आरजेडी का, कहीं का। मैं घूमता रहता हूं अपने आसपास गांव में, ना मैंने कोई ऐसी बैठकी देखी जहां पर लोग पॉलिटिकल होने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करते हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चीज है क्या? एमॉर्फस है क्या? दिखाई नहीं देती है, क्या है ये? तो अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं कि आपके पास किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं आया। अमूनन ये देखा जाता है कि जनरली पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स होते हैं ग्राउंड पे, उनको अपने अपने इलाके का थोड़ा सा आइडिया होता है कि ये मेरे परहैप्स वोटर हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं। तो पार्टीज टारगेट करती हैं अपने जो लोग जिनका उनको पता है कि कोई नहीं आएगा, मतलब ये तो बिल्कुल हमें वोट नहीं देंगे, तो उनके पास नहीं जाती हैं, और जिनकी संभावना है उनके पास जाती है। ऐसा माना जाता है कि कुछ पार्टीज के पास बेटर वर्कर नेटवर्क और बेटर इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। शायद वो बीजेपी के पास कुछ स्टेट्स में है। आरजेडी के पास भी एटलीस्ट कंपैरेटिवली से जेडीयू या एलजेपी उससे बेटर उनके पास नेटवर्क होना चाहिए ऑन द ग्राउंड। पर अगर इन पार्टियों के पास नहीं है इस तरह के नेटवर्क और ऑर्गेनाइजेशन जैसी आप बात कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत चैलेंजिंग है। फिर तो मतलब इसका कि ऑर्गेनाइजेशन कोई मैटर ही नहीं करता है चुनाव में। जबकि मेरा मानना ये है, दोनों दो तरह की चीजें। आई थिंक ऐसा हो रहा है, जो नया डेटा कुछ लोग इस पे काम भी कर रहे हैं,
कि एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लास्ट माइल कैंपेन नहीं कर पा रहा है। अच्छा, वो कैंपेन इसलिए नहीं कर पा रहा है कि इसमें पूरा का पूरा एक लाइक एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम शुरू हो गई है। होता क्या है कि चुनाव अनाउंस होने और चुनाव का दिन में समय बहुत कम है। अच्छा, दूसरा इसकी वजह से अच्छा पार्टियां पहले से अपने टिकट्स को तय नहीं करती हैं। ठीक बिल्कुल, है? हाँ, एकदम। तो अब तो सभी लोग तो कैंडिडेट जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक नीचे ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेट नहीं होती है। इसी वजह से अगर आप तो पार्टीज की ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख्याल से बहुत वीक है। इनफैक्ट वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के लोग होते हैं जो जाके थोड़ा बहुत कैंपेन करते हैं। अच्छा, समय इतना कम होता है कि वो गांव-गांव में जाते ही नहीं है। वो भी मतलब बिल्कुल। लाइक किसी किसी गांव में गए, कोई गांव का जो इन्फ्लुएंसर है उससे गए, 10 मिनट मिले, नमस्कार किया, उसे शायद थोड़ा बहुत हाँ, पैसा दिया और बोला भाई मेरा वोट मत बस, लेना। बस। ठीक है? तो इसकी वजह से ये हमारे डेमोक्रेसी की एक बहुत वीकनेस है। चुनाव कोई भी जीत रहा हो, कोई भी हार रहा हो, ये लाइक इससे डेमोक्रेसी की वीकनेस क्या है कि पार्टीज का ये काम है कि वो वोटर के ग्रीवियंसेस को कंटिन्यूअसली सुनते रहें और उसे ऊपर तक पहुंचाते रहें जो कि पब्लिक पॉलिसी में ट्रांसलेट हो। अच्छा, क्योंकि कैंडिडेट सिलेक्शन इतने बाद में होता है, तो इसका कारण है जो इसका इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आपको क्यों लगता है हमारे पॉलिटिक्स में ढेर सारे क्रिमिनल, करोड़पति, अरबपति लोग और पॉलिटिकल फैमिलीज बिल्कुल। के लोग चुनाव लड़ रहे हैं? वो इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि एक नॉर्मल कैंडिडेट जो कई महीनों तक काम करके अपना बेस बनाता, क्योंकि आप कह रहे हो कि 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन में कैंपेन करो, तो जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं जो इस तरह से मोबिलाइज कर सकते हैं, वही चुनाव के मैदान में दिख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। अब एक और बात बताइए कि जैसे आरजेडी को कहा जाता है कि वो सोशल जस्टिस की पार्टी है और एक बात कहा जाता है कि आप रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जो पिछड़ी जातियां हैं, अन्य पिछड़ी जातियां हैं, हम्म, उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वो हम्म, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसमें हम्म, पहले से ही 5 साल से ही मजबूत लीडर तैयार हों, जो अन्य हम्म, जातियों के भी हों, यादव के अलावा अन्य जातियों के और मुस्लिम धर्म से आने वाले कोई लीडर हों, तो हम्म, दिख हो सकता है कि एक मजबूत वो लोग नेतृत्व दें, लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर हम्म, ऐसा हो तो परिवार का ढांचा है, परिवार का लीडरशिप है, उसको चुनौती मिलेगी। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का नहीं बनाते हैं जानबूझकर। हाँ, मतलब ये तो बहुत ही आपने सही बात कही कि देखिए इंडिया में क्या हुआ है पिछले कुछ समय में कि सारी की सारी पार्टियां एक फैमिली कंट्रोल पार्टी बन गई हैं और कुछ पार्टियां सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की तरह काम करने लगी जिसमें फैमिली नहीं है तो 2 या 3 नेता एकदम टॉप पे बैठे हैं और वो पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सेंट्रलाइजेशन या फैमिली कंट्रोल का ये एक प्रॉब्लम होता है कि एक इनसिक्योरिटी ब्रीड इन होती है कि वी डोंट वांट एनीवन कि नीचे से कोई और ना उभरे, वो अपने हर जगह लॉयलिस्ट को बैठाते हैं। तो हाँ, ये तो मतलब इसमें मेरे को आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सही कहा, ये एक दिक्कत है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, बहुत उनको अवसर भी मिले, लेकिन उनका कनेक्ट बहुत कमजोर है। बिहार में तो बहुत ज्यादा कमजोर है और जिस तरह का गैप बढ़ता जा रहा है, उनके जो विपक्ष में है, प्रतिद्वंदी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। देखिए, अब आखिरकार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं अपनी इच्छा से किसी पार्टी का सदस्य बनता हूँ। ये उस पार्टी पे निर्भर करता है, उसके सदस्यों पे निर्भर करता है कि वो अपने लिए किस तरह का लीडर चाहते हैं। है ना? ये ये बिल्कुल। ये उस पार्टी को समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे उसकी लीडरशिप उसके लिए स्ट्रेंथ है और कहाँ पे उसके लिए ये वीकनेस है। पर अब दिक्कत क्या हो रही है जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी, क्योंकि पार्टी सेंट्रलाइज़्ड हो गई है, एक फैमिली या कुछ लीडर्स का कंट्रोल है, ये लीडरशिप को लेकर जो चैलेंज होना चाहिए, वो विद इन पार्टीज़ नहीं हो रहा है। जो भी कुछ कोई मतलब आवाज उठाता है या सवाल पूछता है उसे दरकिनार कर दिया जाता है या बाहर कर दिया बिल्कुल। जाता है। और ये तो मतलब फ्रॉम अ पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव या एज अ सोशल साइंटिस्ट एंड एज अ हम्म, सिटीजन ऑफ दिस कंट्री,
ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये मतलब हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छे सिग्नल्स नहीं है। तो वो जो गैप है राहुल गांधी और प्रतिद्वंदी पार्टी के नेता के बीच, क्या आपको लगता है कि वो पटेगा आने वाले समय में कभी? मतलब अभी तो ऐसा नहीं लगता है, और हर चुनाव के बाद ऐसा लगता है कि ये खाई और बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती जा रही और है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है, और ये मेरा अपना आकलन है, कि शायद या तो विपक्ष सही से अपने चुनाव के हार के कारणों का एनालिसिस नहीं कर रहा है, उसका डायग्नोसिस नहीं कर रहा है। और अगर आप सही से डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो आप उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ज़ाहिर-सी बात है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास कुछ स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस होते हैं। हो सकता है उनका ये भी मानना हो कि वो स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस इस तरह के हैं कि अभी एक बात चली है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा है। अब वो लेवल बिल्कुल, प्लेइंग हाँ। फील्ड का मतलब खाई कितनी बड़ी है, वो शायद विपक्ष या लोगों को सोचना होगा। पर इ मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि विपक्ष अपने जो काम करने हैं, जो उसे ठीक से करना है, वो भी नहीं करेगा। भाई, लेवल आप प्लेइंग एक फील्ड को तो आप भी बढ़ा रहे हैं ना। आप अपने कैंडिडेट्स ही नहीं तय कर पाते हैं। आपके बिल्कुल, 2 नेता के बीच में तारतम्यता ही नहीं होती है। आप बिल्कुल सही कैंपेन बात। के समय अलग, तो अब अलग-अलग। उसको ये तो जो आपकी ज़िम्मेवारी है, आप उसे नहीं कर रहे हैं, ए तो एक फिर बात तो बताइए, आप तो मतलब बहुत अध्ययन करते हैं पॉलिटिक्स पे। आज़ादी हुँ, से लेकर के अब तक जो चुनाव हुँ, आयोग का रवैया रहा है, क्या इसी समय हुँ। बहुत ही ज़्यादा बुरा है कि हर दौर में ऐसी स्थिति रही कि वो सत्ता पक्ष के साथ लगा कि उसी की तरफ झुका हुआ है? या इस समय बहुत ही ज़्यादा बुरा है? नहीं, ये तो बहुत ही सॉर्ट ऑफ, इसका कोई क्वांटिटेटिव मेजर तो नहीं हो सकता है कि कब ज़्यादा था, कब कम था। पर ये हमें पता है कि 1990s के बाद से इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को एक ज़्यादा स्वायत्त ऑटोनोमस संस्था के रूप में प्रस्तुत करना शुरू करा है। और ये भी हुँ, आप कह सकते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस पोस्ट हुँ, 2016 2017 थोड़े से कंस्ट्रेंड हैं। जो ऑटोनॉमी उनके बीच में 1990s टू 2014 2015 थी, वो कंस्ट्रेंड है। अब हुँ, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा-सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को भी समझना होगा, और अब मैं हाँ, यहाँ पे किसी को मतलब उसका साथ देने या उसको बचाने या हुँ, करने की कोशिश नहीं। पर देखिए, जो 1990 से 2014 का पीरियड है ना, वो पीरियड भी ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स है। तो हुँ, उसमें जब जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है, तो सारे इंस्टीट्यूशंस थोड़े ज़्यादा ऑटोनोमस हो जाते बिल्कुल, हैं। जब ठीक बात। पावर सेंट्रलाइज़्ड होती है, चाहे वो 60s-70s का टाइम था, या चाहे वो 2019 का और 2024 का टाइम है, आपको इंस्टीट्यूशंस कंस्ट्रेंड ही दिखेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया। जी।